नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रघुवर सरकार की कैबिनेट ने इस बार राज्य कर्मियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें दिवाली गिफ्ट के तौर पर सरकार ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। डीए को 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है, जो 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। इसके अलावा जो कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए, उनमें रांची स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई। मछुआरों के लिए 1000 मकान बनाए जाने की मंजूरी भी इस बैठक में दी गई। बैठक में डेयरी फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत गाय भैंस बांटने पर भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट के साइंटिफिक डिस्पोजल और उसे न मानने पर कार्रवाई की बात की गई है। 20+1 21 मामलों पर विचार किया गया और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि, तो डीए 12% से बढ़ा के 17% जो है वो कर दिया जाएगा। 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से बढ़ जाएगा सबका। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की, जो कि बेहद नजदीक है, लेकिन महागठबंधन में किच-किच इसको लेकर लगातार जारी है, जिससे परेशान हेमंत सोरेन ने अकेले चुनाव लड़ने तक की चेतावनी दे दी है। झारखंड में महागठबंधन पर महापेंच, सीट शेयरिंग को लेकर किच-किच जारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दावा करने वाला महागठबंधन बिखरा हुआ है। जेएमएम जहां बदलाव यात्रा के जरिए जनता में पैठ जमाने में जुटा है, वहीं बाबूलाल जनादेश यात्रा पर हैं। वहीं हर दल ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता रहा है। ऐसे में जेवीएम ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। राज्य में 81 ही सीट है, तो हम लोग 81 पर ही लड़ेंगे। न सिर्फ बाबूलाल मरांडी एकला जलोरे की राह पर हैं, बल्कि महागठबंधन में जारी किचकिच से परेशान हेमंत सोरेन ने भी 2 टूक कह दिया है कि जिसे साथ आना है वो आए, नहीं तो बीजेपी को रोकने के लिए जेएमएम अकेला ही काफी है। इस लड़ाई में कौन साथ आता है, कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी के रूप में रहेंगे, जो लोग इस बात को सोचते हैं कि नहीं हमें एक साथ चलना चाहिए, उनका स्वागत है। हेमंत के तेवर से चुनावी तैयारी में पिछड़ी कांग्रेस के सुर बदलने लगे हैं। कल तक 35 सीटों पर दावेदारी जताने वाली कांग्रेस ने कहा कि सीटों की संख्या के बजाय सभी दलों को जीत पर फोकस करना चाहिए। चुनाव लड़ जाए तो 20 तो चढ़ जाए, तो 30 लड़ जाए कि 40 लड़ जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो महत्वपूर्ण ये है कि जो हम सीट लेते हैं उसको हम निकालें। महागठबंधन में सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर ही पेंच नहीं फंसा है, बल्कि चेहरे पर भी मामला अटका हुआ है। जेवीएम महागठबंधन के तहत चुनाव तो लड़ना चाहता है, लेकिन नेता तय किए बगैर जनता के बीच जाने का पक्षधर है। वहीं कांग्रेस ने भी हेमंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर एक मत नहीं है, यानी बड़े और छोटे भाई की लड़ाई महागठबंधन में बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो महागठबंधन भले अभी तैयारियों में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रांची पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सोरेन परिवार पर जमकर बरसे। सुधांशु त्रिवेदी ने सोरेन परिवार पर वार करते हुए कहा कि वंशवाद को बढ़ावा देने वाले राजनेताओं को देश की जनता ने जवाब दे दिया है। सोरेन परिवार पर बरसते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आदिवासियों की आड़ में सोरेन परिवार ने जो भी लाभ उठाए हैं, उसका जवाब लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने उन्हें दे दिया है। वहीं पीसी में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने का फायदा राज्य की जनता को मिला है। से जुड़े हुए विशेष नियम और प्रावधानों का उपयोग और दुरुपयोग करते हुए यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जो वैयक्तिक लाभ लिया, वो उदाहरण भी था। और यहाँ देखा कि हमारी सरकारों ने किस प्रकार से हर जन जन तक
विकास के उस लाभ को पहुंचाने का काम किया। पिछली सरकार जो थी, जिसमें उनके सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो ट्राइबल्स के लिए विशेष प्रावधान थे उसका भी प्रयोग करते हुए जो किया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, समस्या जानते क्या है, ये सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश भर में जहां पर कुछ परिवारों ने किसी राज्य या क्षेत्र को अपनी जागीर समझ लिया और उसके बाद उसके संसाधनों और धन का अपने ही पक्ष में उपयोग किया। पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, उत्तर से दक्षिण तक झारखंड में चाहे सोरेन परिवार को उत्तर दिया है। मुख्यमंत्री जी के कारण आज जिन जिन के पास राशन कार्ड है, यानी 68 लाख परिवार में से 57 लाख परिवार को हम लोगों ने आयुष्मान भारत का लाभ दिलवाया है। ये आपको डबल इंजन सरकार दर्शाती है। गुमला के सपूत संतोष गोप का पार्थिव शरीर पैतृक गांव बसिया के टिंगरा गांव पहुंचा, जहां दक्षिण कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान नम आंखों से लोगों ने वीर जांबाज शहीद को बधाई दिलाई। इतना कर आदमी देखे के लायक है, हर जन्म ने यह बेटा चाहिए, छाती के ऊंचा कर लग। एक सेलिंग के दौरान वो शहीद हो गए। आज उनका प्रॉपर रीति रिवाज के साथ फौज धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने देशभक्ति के ऐसे नारे लगाए कि दुश्मन कांप जाए, गुस्सा ऐसा कि देश का बुरा चाहने वाले खाक हो जाएं, वतन के लिए मर मिटने का जज्बा ऐसा कि भारत मां की तरफ कोई आंख भी न उठा सके। शहीद का पार्थिव शरीर जब फौजी ट्रक पर आन बान और शान से लाया गया तो देश के नाम नारे से वातावरण गूंज उठा। गुमला से जब शहीद का शव पैतृक गांव चला तो टेंगरा गांव पहुंचते पहुंचते लोगों का हुजूम बढ़ता गया। लोगों की आंखें नम थी, शहादत का गम था, लेकिन मिट्टी के लाल पर गर्व भी था। संतोष गोप की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। भारत पाकिस्तान से निश्चित रूप से इसका बदला लेगा। वीर पुत्र संतोष गोप का ये पावन धरती है और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि गुमला जिला को लोग आज एक उग्रवादी के क्षेत्र से लोग जानते थे, लेकिन गुमला जिला एक ऐसे जिला है जो यहाँ ऐसे ऐसे वीर पुत्र लोग का जन्म हुआ है और मैं इस धरती को सलाम करती हूँ, इस धरती को नमन करती हूँ। कश्मीर के बारामूला में अपनी ड्यूटी के दौरान सिग्नल मैन संतोष शहीद हो गए। ये नाम हर नौजवान को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा, ये समझाएगा कि वतन की राह में मर मिटना कैसे फख्र की बात है। लोगों ने देखा कैसे डीसी, एसपी, सांसद, विधायक सब ने शहादत को सलाम किया। ऐसा अवसर कहां सबको मिलता है। न्यूज़ 18 की तरफ से संतोष गोप को सलाम। हम अपनी न्यूज़ 18 की ओर से भी सत सत नमन करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। इससे जो इलाके के रहने युवा हैं वो भी प्रेरणा लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। सरायकेला में अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसा एक पूरा परिवार खत्म हो गया। मानसिक तौर पर विक्षिप्त एक महिला ने भगवान से लड़ने की ठान ली, जिसमें जीत भी मानो भगवान की ही हुई और हारे भी तो भगवान ही। भगवान से लड़ाई में भक्त की हार। और सुसाइड नोट में भी भगवान के साथ झगड़ा है बोल के वो लिखी हुई है। अंधविश्वास की आंधी में खत्म परिवार। एक परिवार का जो उसके माँ थी और 3 बच्चे यहाँ पर सुसाइड कर लिए कुआं के अंदर में, अपना सबको डुबा करके अपने भी छलांग लगा। खराब थी मनीषा की मानसिक दशा। पति भी उनको बोल रहा था कि वो बीच बीच में डिस्टर्ब करती थी। हे भगवान, कौन कहता है कि कलयुग में भगवान नहीं होते? नहीं होते तो एक परिवार की 4 जिंदगी पानी पर नहीं तैरती। नहीं बचा सके भगवान उस भक्त को जिसने उनसे लड़ने का साहस किया था। धर्म की स्थापना के लिए देवों का एक दूसरे से युद्ध की कहानियां तो आपने खूब सुनी होगी। महाकाली के विनाशकारी क्रोध के बारे में भी पुराणों में पढ़ा होगा। पर कलयुग में भी भगवान से लड़ने की मनीषा ने ठान ली, लेकिन बारू हाथू के ईचागढ़ की मनीषा का हट जीत गया और मनीषा गोप का खत्म हो गया पूरा परिवार। मनीषा ने ना जाने क्यों भगवान से लड़ने की ठान ली थी और भगवान ने हारने की। तभी तो कुएं में बेजुबानों की जिंदगी पड़ी है। मनीषा गोप करके एक महिला जो है वो अपना 3 बच्चों के साथ सुसाइड करने की सूचना मिली है। पहले एक्चुअली कुआं से एक बच्चा देखा गया था, फिर उसके बाद से एक एक करके रिकवर किए, तो ये पूरा सभी लोगों को रिकवर करा पाए।
अंधविश्वास मनीषा पर पूरी तरह से हावी था। गांव के लोग मनीषा के अंधविश्वास को आर्थिक तंगी से जोड़कर देख रहे हैं, पर अंधविश्वास और आर्थिक तंगी के बीच झूलते इस परिवार ने 4 लोगों को खोया। 3 ऐसी जिंदगी को खो दिया जिसने जिंदगी को सही से देखा भी नहीं था। पति का कहना है कि मनीषा मानसिक तौर पर विक्षिप्त थी और उसकी यही दशा पूरे परिवार के लिए काल बन गया। बर्थडे गया तो बर्थडे गया था तो बर्थडे से हम आए हैं कल, तो कल तक हम घर नहीं पहुंचे थे। यही सामने में तो भेंट हो गया दीदी लोग के साथ, तो बोल रहा है नहीं ऐसे ऐसे हुआ है कि ये जो परिवार है एकल परिवार था, गोप परिवार एकमात्र इसी गांव में था और उसमें इनका आर्थिक तंगी तो है ही है। एक तो मानसिक दशा खराब, ऊपर से आर्थिक तंगी और इन सभी पर अंधविश्वास भारी। इन 3 वजहों ने एक परिवार को ऐसे खत्म किया कि पूरा इलाका सख्ते में है, कहने पर मजबूर है। हे भगवान। विकास, न्यूज़ 18, सरायकेला। झारखंड के 24 किसानों का दल आज इजराइल रवाना हुआ। ये किसान इजराइल में कम बारिश में उन्नत खेती के गुर सीखेंगे। किसानों का ये चौथा दल है जो इजराइल गया है और इससे पहले 3 जत्थे में 71 किसान इजराइल से उन्नत खेती के गुर सीख कर लौट चुके हैं। किसानों के इस दल के साथ पाकुड़ डीसी समेत 3 अधिकारी भी शामिल हैं। बहुत खुशी दे रही है। कोई भी सरकार किसान के हित में कभी नहीं सोचा। ये रघुवर सरकार और भारत का नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो किसान के हित के लिए सोच रहे हैं। हमारे कृषि विभाग के पदाधिकारीगण हम किसान के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम किसानों के लिए। हम लोग वहाँ से यहाँ जो भी खेती करते हैं लेकिन अच्छी तकनीक सीखने के लिए इजराइल जा रहे हैं और वहाँ से लौट करके अच्छा काम करके कृषि के क्षेत्र में एक झारखंड को इजराइल के तर्ज पर लाएंगे। ये सोच करके हम इजराइल जा रहे हैं। लगातार हमारी सरकार अभी इस प्रयास में है कि जो इजराइल में अच्छी तकनीक है, चाहे वो पशुपालन की हो, चाहे ड्रिप सिंचाई की हो, चाहे वो डेयरी की हो, चाहे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन की हो, ये लगातार सीखें, देख के आएँ और न सिर्फ अपने देखें बल्कि अपने ज़िले के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वह कार्यक्रम में शामिल हों, लोगों को समझाएं, तभी जा कर के जो हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, इस पे हम सफलता पा सकते हैं। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच को लेकर भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका टीम रांची पहुंची हुई है। टीम में अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने को लेकर क्रिकेट फैंस भी बेताब नजर आए। रांची एयरपोर्ट पर काफी संख्या में मौजूद क्रिकेट फैंस ने टीम की जमकर हौसला अफजाई की। हालांकि टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट के ना पहुंचने से क्रिकेटर जो हैं थोड़े जो फैंस हैं वो नाराज नजर आए, निराश नजर आए। टीम इंडिया एयरपोर्ट से सीधे रेडसन होटल के लिए रवाना हुई, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम होटल लीलैंड के लिए। तो भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 19 अक्टूबर को जेएससीएस स्टेडियम में खेला जाना है। सुबह 9:30 बजे से टिकट काउंटर खुल चुके हैं और लोगों की सुविधा के लिए कुल 5 टिकट काउंटर खोले गए हैं। 5 टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ सुबह 6 बजे से ही कतारों में खड़ी नजर आई। करीब 3.5 घंटे इंतजार करने के बाद पहले शख्स को टिकट हासिल हुआ। तो टिकटों की कीमत जो है वो 250 रुपए से लेकर के 2000 तय की गई है और इसके पीछे जेएससीए ने कहा कि कोशिश यही की गई है कि हर वो फैन, हर वो प्रशंसक जो क्रिकेट चाहता है उसे टिकट हासिल हो और आसानी से हासिल हो। फिर आयोग की टीम सीईओ, कार्यालय कर्मियों के साथ चुनाव तैयारी पर मंथन करेगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान धन बल का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए टीम रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी, पुलिस समेत विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाएगी। बाद में प्रदेश के सभी डीसी और एसपी के साथ बैठक होगी और फिर डीजीपी, गृह सचिव और मुख्य सचिव के साथ बैठक होनी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे के मुताबिक आयोग की 5 सदस्यीय टीम चुनाव से जुड़े हर पहलू की यहां 2 दिनों में समीक्षा करेगी। अभी तक जो हम लोग के पास सूचना है उसमें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन और उनके साथ 2 डीजी और एक सेक्रेटरी आ रहे हैं और 18 तारीख को एक सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर संदीप सक्सेना, वो भी ज्वाइन करेंगे हम लोग।